हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग टैक्स इनवॉइस पढ़ रहे थे जीएसटी में। आज 27 नंबर ऑफ लेक्चर है फ्रेंड्स, एंड आई होप कि बहुत जल्दी आप लोगों के जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोग इस चैप्टर में 31 से 34 तक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 31 के जो 7 सबसेक्शन है उसमें से 6 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 31(1) में हम लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स वाला पढ़ा था, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व, ये 2 केसेस था। ठीक है, फिर हम लोगों ने 2 में क्या पढ़ा था? सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ा था। ठीक है, 30 डेज एंड 45 डेज वाला। ठीक है, याद है ना? 45 डेज वाला बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी रहेंगे तो वो लोग 45 डेज में इशू कर सकते हैं। फिर उसका एक प्रोविजन भी था उसके रिलेटेड कि अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन में करे तो फिर उनको 1 क्वार्टर का टाइम मिलता है। ठीक है, जब वो रिकॉर्ड करेगा सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर क्वार्टर एंड तक, व्हिच एवर इज अर्लियर, उनको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। ठीक है, फिर 3 हम लोगों ने रखा था, बॉस किया था। 3 हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। 4 पे क्या पढ़ा था? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा था। जब भी वो स्टेटमेंट इशू करेगा सप्लायर या फिर पेमेंट आएगा, व्हिच एवर इज अर्लियर, आपको इनवॉइस इशू करना है। ठीक है, दैट इज द लास्ट डेट। फिर क्या पढ़ा था फ्रेंड्स हम लोगों ने? 31(5) पढ़ा था, जो कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर्विस में भी बहुत सारे केसेस थे, 3 मंथ से ज़्यादा होगा तभी उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ठीक है, फिर 31(6) पढ़ा था हमने, उसमें था कि स्पेशल केसेस ऑफ सर्विस, अगर जो सप्लाई है सर्विस का वो अगर सीज हो जाता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस तो क्या होगा। ठीक है, एंड 31(7) में पढ़ा था गुड्स सप्लाई ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट की थी। तो अभी बचा है 31 सेक्शन में हम लोग का 31 सबसेक्शन 3। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग 31(1) एंड 2 के कुछ और चीज़ें बाकी है। ठीक है, जैसे कि इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, इनवॉइस क्या मैनर होता है इशू करने का। ठीक है, पर्टिकुलर्स क्या होते हैं इनवॉइसेस के, वो सब 31(1) एंड 2 में कुछ कुछ है। पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 31 सबसेक्शन 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है? पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइसेस। ठीक है, सेक्शन 31(1) एंड 2 रीड विथ रूल 46। ठीक है, रूल 46 के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर्स क्या क्या होता है टैक्स इनवॉइसेस का। ठीक है, देखिए, एज डिस्कस्ड अर्लियर देयर इज नो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन इनवॉइस। ठीक है, बट रूल्स मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एन इनवॉइस टू हैव द फॉलोइंग फील्ड्स, ओनली एप्लीकेबल फील्ड्स आर टू बी फिल्ड। देखो फ्रेंड्स, क्या है ना, जीएसटी में ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है, कहीं भी नहीं बोला गया है कि आपका टैक्स इनवॉइस ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट कहीं पे भी नहीं है, कोई भी लॉ में नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट वो कुछ पर्टिकुलर्स 14-15 ठुक चीज़ दिया है जो कि आपको आपके इनवॉइस में मैंडेटरीली लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपका नेम हो गया, सप्लायर का एड्रेस हो गया, जीएसटीआईएन हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपल्सरी आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, बट एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड कहीं पे भी नहीं कि आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है, देयर इज नो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर एन इनवॉइस। एक इनवॉइस के लिए कोई भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, बट रूल्स मेक्स इट मैंडेटरी। बट रूल्स 46 जो है वो बोलता है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो आपको आपके इनवॉइसेस में डालने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो पहला क्या है? पहला इंग्रेडिएंट क्या है? पहला है नेम, एड्रेस एंड जीएसटीआईएन ऑफ द सप्लायर। मैं आपको सप्लाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो मैं क्या लिखूंगी? मेरा नेम, मेरा एड्रेस एंड मेरा जीएसटीआईएन। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये तो जरूरी है, कंपल्सन है, क्योंकि मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर रही हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो, मेरा नाम हो गया, मेरा एड्रेस हो गया एंड जीएसटीआईएन हो गया, ये हो गया सप्लायर का। ठीक है, फिर क्या? A consecutive serial number not exceeding 16 character in one or multiple series containing alphabet, numerical, special character, hyphen or dash and slash and any combination thereof unique for a financial year. ठीक है, फिर डेट ऑफ इट्स इशू क्या रहेगा? डेट ऑफ इट्स इशू वाला डेट रहेगा। ठीक है, किस दिन आप इनवॉइस इशू कर रहे हो। देन रिसिपिएंट, देखो पहले क्या आया? पहले आपको किसका डिटेल्स देना है? सप्लायर का डिटेल्स। सप्लायर के डिटेल्स में आप लोगों ने क्या लिखा फ्रेंड्स? सप्लायर के डिटेल्स में आप लोगों ने लिखा उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका जीएसटीआईएन क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने इनवॉइस का डेट लिख दिया कि डेट ऑफ इनवॉइस ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं रिसिपेंट के पास।
अगर रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अगर वो फर्दर सप्लाई कर रहा है तो रजिस्टर्ड होगा, या फिर कस्टमर हो सकता है, ठीक है। अगर वो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, फ्रेंड्स देखो, अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है तो फिर वो क्या आईटीसी भी लेगा। अगर वो आईटीसी लेगा तो मुझे उसका जीएसटी मेरे इनवॉइस पे मेंशन करना पड़ेगा ना, तभी तो जब मैं रिटर्न फाइलिंग करूंगी तो क्या होगा, उसके आईटीसी उसके लेजर अकाउंट में शो करेगा कि हाँ इसने इतना परचेज किया है, उसको इतना आईटीसी जाता है, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम, उसका डिटेल्स मेरे को कंपलसरीली अपने इनवॉइस में देना पड़ेगा, अगर मेरा रिसिपिएंट जो मेरा बायर है अगर वो रजिस्टर्ड है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसके डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर मुझे उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड में भी लिमिट है, ठीक है। अगर सप्लाई 50,000 से ज़्यादा का होता है तब तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर कम है तब ना भी दो तो चलेगा, ठीक है। वही देखो, if recipient is unregistered, if recipient is registered, name, address and GSTIN और EIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रिसिपिएंट, वो हमको देना ही पड़ेगा, कंपल्सन है, ठीक है। if recipient is unregistered and value of supply is 50,000 और मोर, अगर 50,000 या फिर उससे ज़्यादा है वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड, ठीक है। ये सब चीज़ मेरे को देना पड़ेगा, एंड इट्स कोड, कोड तक मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा स्टेट में वो है, ठीक है, कोड क्या है, सब मेरे को देना पड़ेगा अगर वैल्यू 50,000 या मोर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू लेस देन 50,000 है तब, अगर वैल्यू लेस देन 50,000 है तब क्या होगा, अगर वैल्यू लेस देन 50,000 हुआ देन अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट में स्टिल रिक्वेस्ट द एफर्ट्स डिटेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस। अगर देखो आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, कंपलसरी दे दो उसका नेम, एड्रेस, GSTIN, स्टेट, जो सा स्टेट में दे रहे हो दे दो, ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड है, वैल्यू 50,000 और मोर है तो भी उसका डिटेल्स दे दो, नेम, एड्रेस, स्टेट कोड सब दे दो, ठीक है, GSTIN सब दे दो। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है एंड जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कर रहे हो दैट वैल्यू इज लेस देन 50,000, अगर 50,000 से वो वैल्यू कम होता है तब आपको क्या करना है, तब आप नहीं देने से चलेगा। लेकिन अगर रिसिपिएंट आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं मेरा डिटेल्स आप दो, तब आपको कंपलसरीली देना पड़ेगा, तब आप डिनाई नहीं कर सकते रिसिपिएंट को कि नहीं हम नहीं देंगे, ठीक है। आप नहीं दोगे, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे दो तो फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो क्या क्या हो गया फ्रेंड्स, पहले तो हो गया सप्लायर, सप्लायर के लिए 3 चीज़ है, वो क्या देगा, अपना नेम, एड्रेस और क्या देगा, GSTIN नंबर, ठीक है। फिर क्या आएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आएगा, फिर आएगा रिसिपिएंट के बारे में, ठीक है। रजिस्टर्ड है तो सारा डिटेल्स, अनरजिस्टर्ड है 50,000 और मोर का वैल्यू सप्लाई कर रहा है तो सारा डिटेल्स, लेस देन है अगर वो रिक्वेस्ट करेगा ऑन द रिक्वेस्ट सारा डिटेल्स देंगे, अदरवाइज नहीं देने से भी चलेगा। क्लियर है। फिर देखो फिर क्या बोला, HSN कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज। अभी देखो फ्रेंड्स, अभी कुछ कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। HSN कोड क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। अगर कोई गुड्स है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, जैसे मेरा सीमेंट का शॉप है, सीमेंट का एक कोड है तभी पता चलेगा कि हाँ ये सीमेंट है, ठीक है। एक प्रोडक्ट को, एक सर्विसेज को आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, उसको बोलते हैं HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको एक तो सब गुड्स का अलग अलग होता है, ठीक है, सब गुड्स का अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम जब आप इनवॉइस देखना, मैं आपको अभी फॉर्मेट बताऊंगी इनवॉइस का, एक सैंपल बताऊंगी, ठीक है, उस पर आपको HSN कोड देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो भी आप गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो उसका HSN कोड भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सा गुड्स एंड सर्विस है उसका नेम भी दोगे, उसको डिस्क्राइब करोगे। देन क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट और यूनिक क्वांटिटी कोड देयर ऑफ कोर्स, कितना क्वांटिटी का आपने बेचा है, ठीक है। यूनिट्स तो मेंशन करोगे ना, अभी मैंने 50 बैग्स सीमेंट सेल किया, ठीक है, तो 50 बैग्स आई विल राइट, ठीक है। जितना क्वांटिटी है, अभी मैंने 100 kg बेचा तो 100 kg, ठीक है, जितना मैंने क्वांटिटी बेचा उसको मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, फिर उसका टोटल वैल्यू आएगा, ठीक है। देखो नॉर्मल है, मैंने 10 बैग सीमेंट बेचा, ठीक है, इंटू ₹200, ठीक है, तो क्या हो गया 2000, वो हो गया आपका वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू भी रहेगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट और अबेटमेंट इफ एनी, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऑलरेडी पढ़ लिया, डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाएगा, अबेटमेंट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसका टैक्सेबल वैल्यू ले लो, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो उसको इंक्लूड मत करो, ठीक है। फिर क्या बोला, रेट ऑफ टैक्स, ऑफ कोर्स CGST SGST का जो रेट है वो रेट ऑफ टैक्स भी रहेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, कितना टैक्स चार्ज किया वो भी रहेगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स नॉर्मल है, एक चीज देखो, थियोरेटिकली जाएंगे ना थोड़ा सा बोर हो जाओगे। देखो मैंने क्या बेचा, 100 बैग का मैंने सीमेंट बेचा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा क्वांटिटी, ठीक है।
मैंने कितना रेट में बेचा, ठीक है, रेट सपोज मैंने 250 रुपीज़ पर बैग बेचा, ठीक है, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू आ जाएगा 2,50,000, ठीक है। फिर मैं बोलूँगी मेरा रेट है, ठीक है, रेट में क्या आएगा, CGST, ठीक है, SGST या फिर IGST कुछ भी आएगा, ठीक है, या फिर IGST कुछ भी आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया आपका रेट, सपोज सीमेंट पे लगता है 28%, ठीक है, ये कि ये 14%, ये 14%, ठीक है, अलग अलग शो करना होता है, ठीक है, अलग अलग 14% शो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाएगा मेरा वैल्यू, ठीक है, टैक्स प्लस वैल्यू, ठीक है, इतना अमाउंट वो मुझे पेमेंट करेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है वो कि आपको क्या देना है, क्वांटिटी देना है, रेट देना है, ठीक है, आपको क्वांटिटी देना है, GST का रेट देना है, आपको टैक्सेबल वैल्यू भी देना पड़ेगा, रेट भी देना पड़ेगा, एंड लास्ट में आपका टोटल वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, कितना टैक्स चार्ज किया वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा, स्टेट का नाम। एक्चुअली जब प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा फ्रेंड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है ना, जोन सा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जोन सा स्टेट ना, एक्चुअली रेवेन्यू उस स्टेट को जाता है, ठीक है, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना मैंडेटरी है अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो। इंटरस्टेट में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई भी देना पड़ेगा। देन एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक एक बार क्या होता है ना, एक तो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई और एक होता है डिलीवरी, ठीक है। बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस आपका डिफरेंट हो जाता है, तो उस केस पे आपको जोन से एरिया में आप डिलीवरी कर रहे हैं आपको वो भी देना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे डिलीवरी हो रहा है। फॉर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर RCM बेसिस है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे आप टैक्स पे नहीं करेंगे ना, सामने वाला टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो RCM बेसिस है तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ RCM बेसिस है, यानी आपको टिक करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मैं सप्लायर हूँ तो मेरा जो सिग्नेचर है मेरे को वो सिग्नेचर भी वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, डिजिटल है तो डिजिटल रहेगा, ठीक है। However, the signature or digital signature of the supplier or his authorized representative shall not be required in the case of issuance of an electronic invoice in accordance with the provision of the Information Technology Act 2000, ठीक है। उसको फिर उस केस पे डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, उसको इस केस पे सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली इन्वॉइस रेज कर रहे हो तो, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। देखो तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा कि जो सप्लायर है उसका डिटेल्स रहेगा, ठीक है, उसका नेम एड्रेस GSTIN रहेगा। फिर जो रिसिपेंट है उसका भी हम लोग डिटेल्स देंगे, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस रहेगा। फिर कुछ कुछ चीजें थी, गुड्स की डिटेल्स रहेगी, उसकी HSN कोड रहेगी, ठीक है, मैंने कितना वैल्यू का सप्लाई किया, रेट ऑफ टैक्स क्या है, ठीक है, फिर वैल्यू क्या आया, टैक्स का अमाउंट क्या आया, ठीक है। अगर इंटरस्टेट है तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेंशन कर दूंगी, प्लेस ऑफ डिलीवरी मेंशन कर दूंगी, और क्या करना है लास्ट में मेरा सप्लायर का डिजिटल सिग्नेचर रहेगा या फिर सिग्नेचर रहेगा। क्लियर है ये चीज। फिर देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ HSN डिजिट रिक्वायर्ड ऑन इनवॉइस। हाँ अभी देखो फ्रेंड्स, जो HSN कोड था हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग HSN कोड मेंशन करेंगे, ठीक है। अभी जो HSN कोड मेंशन करते हैं ना वो हम एक्चुअली ना वो 16 डिजिट का एक लंबा सा कोड होता है, ठीक है। तो हम पूरा को नहीं लिख सकते ना 16 डिजिट का, और सबको लिखना भी जरूरी नहीं है, उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। पहले बता दे रही हूँ फिर रीड करेंगे। अगर आपका टर्नओवर, ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो आप फर्स्ट 4 डिजिट जो होता है ना अप टू 4 डिजिट तक HSN कोड मेंशन करेंगे अपने इनवॉइस पे, ठीक है। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ तक, ठीक है, अप टू 5 करोड़ तक, तब आपको 2 डिजिट HSN कोड मेंशन करना है। और अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो फिर आपको HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोला, बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट ए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन shall be required to mention for such period as may be specified in the said notification, ठीक है। देखो, the class of registered person that would not be required to mention the HSN code for goods or service for such period as may be specified in the said notification,
दिस प्रोविजन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है उसको भी HSN कोड वाला ये रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है? जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है। ठीक है, वो कौन था? कॉम्पोजिशन स्कीम वाला। ठीक है, क्योंकि वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। तो अगर उसको भी HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा तो उसको भी ये रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, देखो क्या बोला, एनुअल टर्नओवर एग्रीगेट। ठीक है, एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर था वो अप टू 1.5 करोड़ से, तो भी आपको HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा था, अप टू 5 करोड़ था, तो फिर 2 डिजिट मेंशन करेंगे। ठीक है, एंड अगर 5 करोड़ से ज्यादा था तो फिर आपको 4 डिजिट मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुआ। उसके बाद एक चीज और बच गया बस, द लास्ट वन इज मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस कैसे इशू करना है वो देखिए। एक्चुअली जो होता है ना फ्रेंड्स, इनवॉइस जो होता है वो कभी क्या होता है, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में इशू होता है, 2 कॉपी 3 कॉपी इशू होता है। ठीक है, गुड्स के केस में ना 3 कॉपी इशू होता है। ठीक है, एंड सर्विसेज के केस में ना 2 कॉपी इशू होता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल कॉपी रहता है ना वो हमेशा रिसिपिएंट के लिए होता है, जो आपसे परचेज कर रहा है वो आगे जाके क्लेम करेगा। ठीक है, उसको हमेशा आप ओरिजिनल कॉपी दे दो। मैंने एक इनवॉइस काटा जो ओरिजिनल है वो मैंने अपने रिसिपिएंट को दे दिया, वेदर इट इज ऑफ गुड्स और वेदर इट इज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और रिसिपिएंट गुड्स का हो या फिर सर्विसेज का हो, ओरिजिनल कॉपी हमेशा रिसिपिएंट को जाएगा। क्लियर है? जो डुप्लीकेट कॉपी होता है, ठीक है, जो डुप्लीकेट कॉपी होता है गुड्स के केस में ट्रांसपोर्टर को देंगे हम। गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज रहे हैं अपने रेसिपिएंट के पास, तो डुप्लीकेट कॉपी जो है वो हम अपने ट्रांसपोर्टर को देंगे। ठीक है, सर्विस के केस में हम किसी के जरिए सर्विस थोड़ी देते हैं, मीडिएटर नहीं आता वहां पे, तो उस केस पे जो डुप्लीकेट है वो ओरिजिनल जो सप्लायर है वो खुद रख लेगा। ठीक है, ओरिजिनल रिसिपिएंट को दे देगा एंड डुप्लीकेट सर्विस प्रोवाइडर खुद रखेगा। लेकिन गुड्स के केस में क्या हुआ, जो ओरिजिनल है वो मैंने रिसिपिएंट को दे दिया, डुप्लीकेट जो है वो मैंने मीडिएटर को दे दिया, दैट इज ट्रांसपोर्टर, एंड उसका जो थर्ड कॉपी होगा जो ट्रिप्लीकेट होगा वो सप्लायर खुद रखेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ओरिजिनल हमेशा रिसिपिएंट को जाता है और डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जो लास्ट कॉपी होता है ना वो हमेशा सप्लायर खुद रखता है। अगर ट्रांसपोर्टर आता है तो डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर को जाएगा। क्लियर है? तो गुड्स के केस में 3 मैनर में होता है, सर्विस के केस में 2 मैनर होते हैं। तो यही है मैनर ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, देखो, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट। ठीक है, अगर आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो तो इनवॉइस कैसे प्रिपेयर्ड होगा? ट्रिप्लीकेट में। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। ठीक है, सर्विसेज के केस में क्या होगा? डुप्लीकेट में प्रिपेयर होगा। ठीक है, देखिए, ओरिजिनल कॉपी किसको जाएगा? ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट, मैंने बोला ओरिजिनल हमेशा रिसिपेंट को बायर को जाता है, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। ठीक है, एंड सर्विस के केस में क्या होगा? 2 कॉपी होगा, डुप्लीकेट में बनेगा, ओरिजिनल जाएगा रिसिपेंट को एंड डुप्लीकेट जाएगा सप्लायर को। ठीक है, क्लियर है? फिर देखिए, और एक चीज है, आपको इनवॉइस का सीरियल नंबर भी आपको इनवॉइस पे मेंशन करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनवॉइस का सीरियल नंबर इसीलिए मेंशन करना होता है बिकॉज देखिए, सपोज 1 से 15 तक आपने इनवॉइस सीरियली है, 16, 17, 18 आपने मिस कर दिया और 19 नंबर वाला आपने फिर रिटर्न फाइलिंग किया, तो तब आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन रेज किया जाएगा कि बाकी जो 3 इनवॉइस थे वो कहाँ गए। ठीक है, मतलब आपने सेल किया है, ठीक है, लेकिन आपने उसका रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए इनवॉइस का सीरियल नंबर भी मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइसेस इशूड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR 1। ठीक है, वो सब चीज भी देना पड़ता है। ओके, उसके बाद हम लोग का आएगा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो वो सब हम जो रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस से बहुत सारे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर हम टैक्स इनवॉइस का एक फॉर्मेट देख लें तब मजा आ जाएगा ना फ्रेंड्स। देखिए, टैक्स इनवॉइस का एक फॉर्मेट जो बुक में दिया है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं है, मैं अगर जूम आउट करूंगी तब भी आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, सो मैं आपको खुद से बना के दिखा रही हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मेट ऑफ सैंपल फॉर्मेट ऑफ टैक्स इनवॉइस। ठीक है, सैंपल फॉर्मेट ऑफ टैक्स इनवॉइस देखिए, देखो ये है सैंपल। ठीक है, सैंपल ऑफ टैक्स इनवॉइस मैं आपको बता रही हूँ कि टैक्स इनवॉइस कैसे दिखेगा, आपको पता होना चाहिए ना। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आपने कभी किया नहीं होगा, ठीक है, तो यू शुड नो कि क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस कैसे दिखता है। ठीक है, देखिए, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट। ओके, मैं बस बता दे रही हूँ आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज ए टैक्स इनवॉइस।
ओके, टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका सप्लायर का डिटेल्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आएगा, सपोज एक्स लिमिटेड सप्लाई कर रहा है वाई लिमिटेड को, तो एक्स लिमिटेड हो गया, ठीक है। उसका GSTIN दे देगा, ठीक है, एंड उसका एड्रेस दे देगा, ठीक है, पैन नंबर भी दे देगा। ये सप्लायर का डिटेल्स हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या देगा, कस्टमर का डिटेल्स, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका भी क्या एड्रेस देना पड़ेगा एंड उसका भी GSTIN देना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, जो डेट है, देन इनवॉइस का सीरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, यहाँ पे एक आता है फ्रेंड्स बिलिंग एड्रेस, ठीक है। कभी कभी ना बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस अलग आ जाता है, तो आपको बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आप दोगे गुड्स का डिटेल्स, ठीक है। गुड्स का जो भी आइटम आपने ABCD जो भी आइटम आपने सेल किया है वो आप दोगे, ठीक है। फिर आप उसका HSN कोड भी दे दो, ठीक है, आपका HSN कोड दे दो रेस्पेक्टिव। फिर आप क्वांटिटी दे दो, ठीक है, क्वांटिटी दे दो। फिर आप उसका रेट दे दो, ठीक है। अगर कुछ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा, दिस इज। फिर आप यहाँ पे रेट दे दो, ठीक है। रेट देने के बाद आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप CGST, SGST, IGST का अलग अलग कलम बनाओगे, ठीक है। तो आपका ये टोटल आ गया, ठीक है। तो ये जो टोटल अमाउंट आ जाएगा ये आपका हो जाएगा टोटल वैल्यू टू बी पेड, ठीक है। ये जो आ जाएगा ये हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू टू बी पेड, ठीक है। ये आ गया। अभी और एक चीज रहता है यहाँ पे, फिर आपका एक्स लिमिटेड का क्या रहेगा, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। एक्स लिमिटेड का यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर रह जाएगा फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे ना अगर रिवर्स चार्ज पे है तो आपको रिवर्स चार्ज बेसिस में है या नहीं वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा, नोट है, ठीक है। एंड आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिट में पेमेंट हो रहा है, पेमेंट का प्रोसीजर क्या है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ऑल पेमेंट टू बी मेड बाय केस और विद इन 3 मंथ्स, ये सब चीज़ लिखना यहाँ पे एक लाइन पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट समझ में आया होगा। मतलब बेसिकली ऐसे ही होता है, ठीक है, कोई फॉर्मेट नहीं है, बस वो जो चीज़ बोला है आपको 31(1) एंड 2 में, ठीक है, विथ रूल्स, ठीक है, जो चीज़ बोला है आपको वो सब चीज़ बस लिखना है अरेंज करके, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। आज का क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं, कल हम लोग 31 सबसेक्शन 3 कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।